अपडेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर गबन मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी अविनाश शुक्ला से लगातार पूछताछ हो रही है। पैसे बंटवारे की जगह लेकर आरोपी पहुंचा। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास बंटवारा होता था। सभी 8 आरोपी यहीं पर पैसों का बंटवारा करते थे। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को जगह दिखा दी है और इसी जगह कहीं पर कुछ कीमती वस्तु भी रखी थी। छुपा कर रखी गई वस्तुओं को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो देखिए, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं और जैसे जैसे जांच के पन्ने आगे बढ़ रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास पैसों का बंटवारा होता था, जहां अविनाश शुक्ला पुलिस को लेकर पहुंचा है। जब पुलिस यहां पहुंची तो कई चीजें भी बरामद हुई हैं और बताया जा रहा है कि सभी 8 आरोपी यहीं पर पैसों का बंटवारा करते थे। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को जगह दिखाई है। इसी जगह कहीं पर कुछ कीमती वस्तु रखे पाए गए। छुपा कर रखी गई वस्तुओं को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज है। एसआईटी की ओर से मामले को लेकर जांच की जा रही है और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, जो चौंकाने वाला है। कैश काउंटिंग का नया ड्रेस कोड अब सामने आ गया है। खुद आरोपी लेकर पहुंचा है पुलिस को इस गुप्त स्थान पर जहां पैसों का बंटवारा किया जाता था। आरोपी अविनाश शुक्ला से अभी भी लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि अब तक जो पूछताछ के दौरान खुलासे हुए हैं, जो बड़ी बातें सामने आई हैं, जिनको लेकर दावे किए जा रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। पैसे बंटवारे की जगह आरोपी लेकर पहुंचा है और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास ही बंटवारा होता था। सभी 8 आरोपी यही मिलते थे और यहीं पर पैसों का बंटवारा होता था। मास्टरमाइंड अविनाश शुक्ला ने पुलिस को जगह दिखाई है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, बड़ा खुलासा हुआ है, वो जगह दिखाई है पुलिस को जहां पर आरोपी पैसों का बंटवारा करते थे। निश्चित तौर पे बात करें तो कहीं ना कहीं ये पैसा एक जगह ऐसा निश्चित जरूर आता होगा जहां पर इस लोग बंटवारा करते होंगे। और जैसे जैसे आपको मैंने पहले भी भावना बताया कि जिस तरीके से जो चंदा चोरी का जो प्रकरण लगातार एसआईटी जांच कर रही है, इसमें एक के बाद एक खुलासे होने लाजमी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी तो बहुत छोटे छोटे नाम आ रहे हैं निकल करके, इससे बड़े भी नाम निकल करके आ सकते हैं। जिस तरीके से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, लोगों से मिल रही है, वहां पर जानकारी हासिल कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खुलासा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये मंदिर ट्रस्ट से लगातार इस चीज की शिकायत की गई तो उसमें मंदिर ट्रस्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया। तो इस मुद्दे पे भी कहीं ना कहीं एसआईटी जांच कर रही है। अब जब आरोपी शुक्ला पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ हुई है, भलाई से पूछताछ हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग था उसी पे ये 8 आरोपी एक साथ बैठते थे, इनमें बंटवारा करते थे। लेकिन ये आरोपी बंटवारा करते थे तो कहाँ कहाँ तक हिस्सा पहुंचाते थे, ये भी एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि आखिर हिस्सेदार कौन कौन था, इनका नेटवर्क चलाने वाला कौन कौन था। ये 8 ही तो नहीं है, इनके पीछे तो तमाम लोग हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो जनता है, जो सनातन धर्म है, जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट किया गया है और राम मंदिर जिसके भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी राजनीति। रणवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रणवीर, आप सुन पा रहे हैं? रणवीर से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे रणवीर, उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी धीरे धीरे और भी नाम सामने आएंगे और हो सकता है और भी चौंकाने वाले खुलासे एसआईटी की जांच में हो। अभी इंतजार करना होगा। निर्णायक मोड़ जल्द ही ये पूरा मामला ले सकता है। जल्द ही वो मास्टरमाइंड सामने आ सकता है जिसने राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ की है। और अब ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई कितने भी रसूखदार पद पर बैठा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई तय। इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया था जनता को और तुरंत इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो गया। एसआईटी की टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम लगातार अब जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर पहुंची, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए, जो बातें बताई गई आरोपियों की तरफ से, उन पर
एक नए सिरे से जांच की गई और उन आरोपियों के परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, हर वो व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ था उन तक पुलिस पहुंची है और पूरे मामले को लेकर अब गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। प्रणवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके। प्रणवीर, यानी जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा और पूरा नेटवर्क अब जल्द ही सामने आ जाएगा। निश्चित तौर पे आपने देखा कि जिस तरीके से एसआईटी ने 15 दिन यानी कि 15 जुलाई तक का मोहलत दिया गया है, एसआईटी को समय सीमा बढ़ाई गई है, तो हमको ये लगता है कि ये समय सीमा कहीं ना कहीं अभी आने वाले 15 दिनों में एसआईटी का जैसे जैसे जांच करेगी तैसे तैसे इसका लगातार नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा और जब ये नेटवर्क बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें समय भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कई ऐसे नेटवर्क है, अभी बहुत ऐसे खुलासे होना बाकी है अयोध्या में। अभी तो इन्होंने पैसे बंटवारे की बात की है, फिर इन्होंने पैसा हजम कहाँ किया, इन्होंने पैसा कहाँ कहाँ खपत किया, किस रूप में पैसा लगाया, जमीन में लगाया कि किसी सोने चांदी में लगाया, इन्वेस्ट किया, कहाँ पे किया। तो ये तमाम ऐसे चीजें, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो एसआईटी को जांच करना बाकी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की बात की है, तो जीरो टॉलरेंस की बात की है, इसमें इन्होंने एक शब्द कहा है, आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसके दोष के अनुसार उसको सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल ये ना सोचे कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी या उसको सजा नहीं मिलेगा, बिल्कुल होगा, सजा भी होगी, कार्रवाई भी होगी। तो ये कई ऐसे बातें हैं, कई ऐसी बयान है जो लगातार निकल करके आ रही है जो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि एसआईटी ने रिपोर्ट भले नहीं लगाई है, लेकिन एसआईटी तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बता चुकी है, उनसे कह चुकी है, उनसे यहाँ तक हो चुका है कि किन लोगों का इससे हाथ आगे निकल करके आ रहा है। तो जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से कार्रवाई बड़ी होगी और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई होगी कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम के ऊपर इन सब लोगों ने एक कलंक लगाया है, चोरी की है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चंपत राय जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से ये कलंक ले करके नहीं जाएंगे, यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हम इस पे जांच में नहीं है या हम दोषी नहीं है, हमसे जांच हो, हमसे पूछताछ हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से इस मामले में दोषी नहीं है। तो अब चंपत राय भी चाहते हैं, जो कि वो ट्रस्ट भी चाह रहा है कि जांच हो, तो जांच सब लोग कर रहे हैं, जांच सभी लोगों की हो भी रही है। तो अब इसमें कौन से खुलासे होंगे, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद एसआईटी लगातार इस मुद्दे पर एसआईटी की ओर से मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। धन्यवाद आपका प्रणवीर तमाम जानकारी के लिए। और वहीं ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को लेकर कैबिनेट ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लगातार 7वें वर्ष बिजली की दरें यथावत रखी गई हैं, जो सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का परिणाम है। और इसी बीच उन्होंने भारत अपडेट से भी खास बातचीत की। सुनिए। को लेकर के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बात करेंगे सर, किस प्रकार की ऊर्जा विभाग ने उपलब्धि हासिल की है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? उत्तर प्रदेश का विद्युत व्यवस्थापन एक बहुत ही उत्कृष्ट दौर से गुजर रहा है। 7 वर्षों से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और 7 वर्ष से वही की वही दरें यथावत बनी हुई हैं। 1 पैसे की भी, 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं की गई है। शायद दुनिया में अन्य कोई ऐसी सेवा या अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जिसकी 7 वर्षों में जिसकी कीमतों में या जिसकी दरों में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन यूपी में विद्युत दरें वही की वही 7 वर्ष से बनी हुई है। और इस कारण से हमारी जो विद्युत की दरें हैं वो पूरे देश में न्यूनतम चल रही हैं, पूरे देश में न्यूनतम दरों में वो दरें आती हैं। मैं अपने विद्युत कर्मियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक और रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का विद्युत व्यवस्थापन बना रहा है, वो है प्रदेश के इतिहास में और देश के इतिहास में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति का। आपने देखा होगा कि पिछले 4 वर्षों से लगातार हम प्रदेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं और हर वर्ष हर महीने हमारा स्वयं का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस वर्ष भी हम देश में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाले राज्य हैं। 32,673 मेगावाट से ज़्यादा की आपूर्ति करके हम देश में नंबर 1 के राज्य चल रहे हैं।
पहले कभी किसी जमाने में महाराष्ट्र हुआ करता था और उत्तर प्रदेश निचले पायदान पे एक बीमारू राज्य के रूप में आता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश अपने विद्युत व्यवस्थापन के चलते आज देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बना है। तो जहां दरें न्यूनतम हैं, जहां दरें 7 वर्ष से स्थिर हैं, वहीं आपूर्ति हमारी जो है वो हर वर्ष बढ़ती जा रही है। हर वर्ष हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति हम कर रहे हैं। सर 7 वर्ष का अंतराल एक बड़ा अंतराल है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि 7 वर्ष में अगर विद्युत विभाग ने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, किसी प्रकार के कोई विकास कार्य नहीं किए, तो आखिर कैसे ये इतनी बड़ी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था दे रही है? क्या टेक्नोलॉजी आपने अपनाया है? विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके बहुत सारे आयाम जो है सोचने के, वो उनके दिमाग में आते ही नहीं हैं। उदाहरण के रूप में विपक्ष के समय, पूरे विपक्ष के समय में बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनने के पहले 1947 से 2017 तक के 70 वर्ष 70 ईयर्स में इस राज्य में तापीय ऊर्जा का उत्पादन 5180 मेगावाट हुआ करता था। निश्चित तौर पे आपने सुना ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा विरासत और विकास दोनों सजो के रखा गया और उसी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो ऊर्जा विभाग है उन्होंने काम किया और नगर विकास ने जिस तरीके से भव्यता के साथ दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का आयोजन किया उसके लिए हमें पुरस्कृत किया गया। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं और इसी को लेकर भारत अपडेट के संवाददाता रणवीर कुमार पांडे ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का कल लखनऊ में पहला आगमन है। बात करेंगे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से तैयारी है कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर? युवाओं में ऑटोमेटिक मोड में इतना जोश है उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए कि उसमें बहुत तैयारियों की आवश्यकता है नहीं। हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और युवाओं की ये फौज आपको दिख रही होगी कि कल उन्हें शानदार स्वागत के माध्यम से ये एहसास कराएगी कि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश उनके साथ खड़ा है। नहीं, आप युवा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में युवाओं की एक फौज आपके साथ है। बहुत उम्मीद है युवाओं को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए, बात करने के लिए और अपनी समस्याओं को रखने के लिए। तो इसके लिए आपने युवाओं के लिए खासकर क्या व्यवस्था कर रखी है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी बातों को पहुंचा सके, अपनी जो बातचीत है वो कर सके, मिल सके, एक यादगार पल बना सके? 2 चीजें हैं, एक तो उनकी बात पहुंचाना है, दूसरा मिलना है। मिलना कितना आसान है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, तो हर व्यक्ति से मिलना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने ये तय कर रखा है कि हर उस आयाम के, हर उस मोर्चे के लोग उनसे जरूर मिलेंगे। तो उनका प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला है, तो उनकी बात पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखने का काम करूंगा। युवाओं को बहुत उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो क्या है युवाओं को लेकर के आपके मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं आगे आने वाले समय में? ये आपको जल्द ही धरातल पे दिखेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये आप मान के चलिए कि मैं उन्हीं के बीच से आया हूँ, तो प्रदेश का हर युवा ये मानता है कि वो इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है। तो पूरे विश्वास के साथ उन्होंने जो मुझसे उम्मीद की होगी और मैंने जो उनके लिए कल्पना की है, ये दोनों साकार होते आपको जल्दी दिखेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो युवा हैं और खासकर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी युवा हैं, वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष से जो उनकी उम्मीद है उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन गौरव के साथ भारत अपडेट के लिए रणवीर कुमार पांडे, लखनऊ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लखनऊ आगमन को लेकर पूरे शहर को होर्डिंग्स, बैनर और तोरण द्वारों से सजाया जा चुका है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय 4 और 5 जुलाई को लखनऊ आ रहे हैं और उनकी तैयारियों को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे शहर को होर्डिंग से पाट दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 2 दिवसीय जो उनका प्रवास है, इस दौरान जो है अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ
अलग अलग बैठक करेंगे और इस बैठक में जो है संगठन की कार्य योजना, आगामी कार्यक्रमों तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करेंगे और साथ ही अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और संगठनात्मक विषय पर मार्गदर्शन भी अपना देंगे। ये कहा जा सकता है कि जो 2 दिवसीय दौरा है वो काफी अहम दौरा है और इस दौरे को 2027 से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कैसे मजबूत हो और क्या तैयारियां हैं, इसकी ये टिप्स अपने कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों को भी देंगे। लखनऊ से भारत अपडेट के लिए कैमरामैन संदीप के साथ संजीव सिंह। वहीं अयोध्या में आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास के गुरु संत रामदास महाराज को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई साधु संत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक वातावरण में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां संत समाज ने दिवंगत संत के योगदान को याद किया। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में संत समाज ने दिवंगत संत के योगदान को याद किया, उनके जीवन को प्रेरणादायी बताया। वहीं देवरिया में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने मामले का संज्ञान लिया। मझगावा पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी आकाश पांडे को हटा दिया जा चुका है। आरोपी अधिकारी को सीएमओ कार्यालय से अटैच किया गया। चैम्बर के पास दर्जनों बियर की बोतलें बरामद हुई थी। सीएमओ ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे दी है। भारत अपडेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर होता हुआ दिखाई दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी अधिकारी को सीएमओ कार्यालय से अटैच किया गया है। देवरिया में भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने मामले का संज्ञान लिया। दर्जनों बियर की बोतलें बरामद हुई थी और भारत अपडेट ने प्रमुखता से मुखर तरीके से इस खबर को दिखाया था। अब बड़ा असर हुआ है और इसी सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की गई। तमाम तस्वीरें देखिए, ये तमाम बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद सर मझगांव स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बियर की बोतल थी डॉक्टर के चैम्बर के बगल में। जैसे ही मेरे संज्ञान में आप लोगों के द्वारा ये प्रकरण लाया गया, मैंने तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उनके पद से मुक्त कर दिया है और सभी पूरे जनपद में सीएससी पीएससी को निर्देशित किया जा रहा है कि यदि किसी भी पीएससी सीएससी पर इस तरीके की कृत्य पाए जाएंगे तो संबंधित एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वहाँ के लिए उत्तरदायी होंगे। दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के निर्माण खंड लखनऊ 6 की टीम की ओर से इंदिरा नगर क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर चलाई जा रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा सीलिंग अभियान चलाया गया। परिषद की टीम ने प्रवर्तन दल की मौजूदगी में सख्त रुख अपनाया है। कुल 7 भवनों को सील कर दिया गया। ये सभी निजी आवासीय भवन बिना किसी वैध मानचित्र स्वीकृति के संचालित किए जा रहे थे। इंदिरा नगर में 7 भवनों को सील किया गया। आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक कारोबार अब नहीं चलेगा। सख्ती से कार्रवाई की जा रही और ये साफ संदेश भी दिया गया है कि इस तरह की जो व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं नियम के खिलाफ, उन पर कार्रवाई तय है। परिषद की टीम ने प्रवर्तन दल की मौजूदगी में सख्त रुख अपनाया है। कुल 7 भवनों को सील किया जा चुका है और ये सभी निजी आवासीय भवन बिना किसी वैध मानचित्र स्वीकृति के संचालित किए जा रहे थे।
आगरा में सपा में खाने की लूट का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि अब आगरा में बीजेपी के कार्यक्रम के बाद नाश्ते के पैकेट को लेकर हंगामा हो गया। महाजन भवन में आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मरण पखवाड़ा कार्यक्रम समाप्त होते ही नाश्ते के पैकेट लेने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते धक्का मुक्की और नोकझोंक शुरू हो गई। भीड़ बढ़ने से वितरण व्यवस्था बिगड़ गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम के बाद नाश्ते के पैकेट को लेकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नोकझोंक हुई। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में है। जिले के आरटीओ सिद्धार्थ यादव ने स्कूल बस के संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। कहा कि बिना फिटनेस बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र, साथ ही ऐसे वाहन जो प्रदूषण फैलाते हैं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल वाहनों की व्यापक जांच भी की जाए। एआरटीओ ने यह भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा परिवहन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को ऐसे वाहनों से स्कूल ना भेजें जिनके पास वैध फिटनेस बीमा और पॉल्यूशन प्रमाण पत्र नहीं है। दूसरी तरफ परिवहन विभाग ने यह भी साफ किया कि स्कूल बसों में निर्धारित सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। देखिए, अभी 29 जून को आदरणीय डीएम साहब की अध्यक्षता में जिला परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। इसमें डीएम साहब द्वारा निर्देश दिया है कि 1 जुलाई और 2 जुलाई को जो हमारा फिटनेस सेंटर है उसमें एक अभियान के तौर पर जो वाहन जिनकी फिटनेस नहीं है उनकी फिटनेस की जाएगी। इस संदर्भ में हमने पूर्व में मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से भी सूचित किया गया था और वाहन स्वामियों को व्यक्तिगत रूप से फोन करके संपर्क करके उनको सूचित कर दिया गया है कि जिन वाहनों की फिटनेस नहीं है उन वाहनों की फिटनेस अभी 1 और 2 तारीख में विशेष अभियान के तहत करा लें। बदायूं में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के रोड शो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जब हाईवे पर लगे भीषण जाम के चलते कई अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी, जिसे कई लोग टेट के नाम से जानते हैं, छूटने का आरोप सामने आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उस समय पर परीक्षा के लिए घर से निकले थे, लेकिन रोड शो के चलते लंबा जाम लग गया, जिसके कारण वो परीक्षा केंद्र तक तय समय में नहीं पहुंच पाए। रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ के कारण अभ्यर्थी जाम में ही फंसे रह गए। कई अभ्यर्थियों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। तो कई अभ्यर्थियों की ओर से ये शिकायतें सामने आई। उनका कहना है कि रोड शो के चलते ट्रैफिक लगा और इसी जाम में फंसे रह गए, तय समय में परीक्षा के लिए नहीं पहुंच पाए। नवनियुक्त बीजेपी उपाध्यक्ष का रोड शो रुकावट बना। कानपुर के कागदेव थाना क्षेत्र के पांडु नगर अंतर्गत हारमोनी विला का एक सिरा धंस गया, जिसके बाद आनन फानन में सोसाइटी में चल रहे लोगों को जल्द से जल्द खाली कराया गया। सोसाइटी वालों का आरोप है कि मेट्रो के काम के चलते जमीन धंस गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया। मकान का सिरा धंसने के चलते कई वाहन गड्ढे में समा गए। फिलहाल 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही मौके पर फायर डिपार्टमेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हारमोनी विला का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अब धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। मकान का सिरा धंसने से कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। में हादसा हुआ। मकान का एक सिरा धंसने की वजह से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है और जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, प्रशासन उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचा। अब तक 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।